नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ घट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। हमारी आज की कहानी वो था कौन ऐसी ही एक अजीब व गरीब कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी यकीन ना करें कि ये कहानी सच्ची हो सकती है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। अदिति आधुनिक और आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफियर करे। किसी की टोका टाकी, किसी की रोका राकी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। यही कारण था कि 35 साल की उम्र में भी अदिति ने शादी नहीं की थी और वो सिंगल थी, क्योंकि उसे टूरिंग और ट्रैवलिंग का बेहद शौक था। जब भी उसे समय मिलता, जब भी उसके पास वक्त होता, वो किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए निकल जाती। हालांकि आदिति नैनीताल एक बार नहीं अनेक बार घूमने गई थी और नैनीताल का चप्पा चप्पा उसका घूमा हुआ था। फिर भी पता नहीं नैनीताल की नैसर्गिक और सुरमई वादियों में ऐसी कौन सी कशिश थी जो बार बार अदिति को नैनीताल बुला लेती थी। अदिति इस बार भी नैनीताल घूमने गई थी। वो जिस रिजॉर्ट्स में ठहरी थी, उस रिजॉर्ट्स का रास्ता एकदम सुनसान और अकेला था। बहुत कम लोग उस रास्ते से गुजरते थे और अदिति जब घूमने के लिए निकलती थी तो वो देखती थी कि रास्ते में एक 25-26 साल का लड़का एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उसका इंतजार करता था। और जैसे ही वो लड़का अदिति को देखता था, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती थी, उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती थी और उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल उठता था। वो अदिति को देखते ही मुस्कुराने लगता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अदिति के दिल में चुभती थी और वो ना जाने क्या क्या बकती हुई उस लड़के के पास से निकल जाती थी। एक दिन अदिति ने देखा कि लड़का वहां पर नहीं था और वो पत्थर खाली था। अचानक अदिति के मन में पता नहीं कैसी सुगबुगाहट सी हुई, बेचैनी सी हुई उस लड़के को वहां ना देखकर, और अदिति अपने रास्ते चली गई। दूसरे दिन भी अदिति ने उस पत्थर को खाली देखा और उस दिन भी वो अपने रास्ते चली गई। लेकिन तीसरे दिन जब अदिति वहां से गुजर रही थी और वो लड़का उसे दिखाई नहीं दिया, तो उसके कदम आगे बढ़े ही नहीं। उसके कदम वहीं ठिठक गए और वो वहीं पत्थर पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर वो लड़का था कौन, क्यों उसको इस तरह देखकर मुस्कुराता था, आखिर उसके मन में उसके लिए था क्या। दोस्तों, यही सब सोचते सोचते अदिति का सारा समय बीत गया और वो घूमने नहीं जा पाई। और जब वो वापस रिजॉर्ट्स जाने के लिए उठी तो उसकी नजर पत्थर के पास घास में एक कागज पर पड़ी। कागज एक छोटे से पत्थर से दबा हुआ था। अदिति को अजीब सा लगा कि अगर ये कोई साधारण कागज है तो किसी पत्थर से क्यों दबा है। अदिति का मन नहीं माना। उसने वहीं खड़े होकर गौर से उस कागज को देखा और धड़कते दिल से उस कागज को उठा लिया। कपकपाते हाथों से उसने उस कागज को खोला। अदिति का संदेह सही निकला। वो कोई साधारण कागज नहीं था, वो एक पत्र था जो उस लड़के ने अदिति के नाम लिखा था। अदिति ने उस पत्र को पढ़ा और सिसक सिसक कर रोने लगी। दोस्तों, पत्र में लिखा था, मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे बारे में क्या महसूस करती हैं, लेकिन जिस दिन से आपको देखा है उस दिन से मैं जीने लगा हूं। आप यकीन करिए, नियति ने मेरे साथ एक नहीं अनेक खेल खेले हैं। 18 साल की उम्र में डॉक्टरों ने जब ये घोषित किया कि मुझे कैंसर है तो मेरे मम्मी पापा के होश हो गए। अकेला बेटा होने के नाते वो बेहद परेशान हुए। उनकी परेशानी कम नहीं हुई। थोड़े ही दिन बाद अचानक एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा की डेथ हो गई
और मम्मी पापा की डेथ के बाद मेरे पालने पोषने की, मेरी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी मेरी शीतल दीदी पर आ गई और शीतल दीदी पूरी तरह मेरे लिए समर्पित हो गई। लेकिन नियति को यह भी मंजूर नहीं हुआ। नियति को ऐसा लगा कि मेरी दीदी मेरी देखभाल क्यों कर रही है। इसीलिए जिस दिन दीदी को यह बात पता चली कि हमारे खुराना अंकल, जो हमारे पापा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर हमारी कंपनी हड़प ली। दीदी ये खबर सुनकर अपना जैसे संतुलन खो बैठी। उनको इतनी टेंशन हुई कि उनका बीपी हाई होता चला गया और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। और फिर एक दिन दीदी की भी डेथ हो गई। दीदी की डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जीते जी मर गया हूं। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। टेंशन बढ़ने लगी, बिजनेस चला गया, घर का एक एक इंसान चला गया, मैं अकेला रह गया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम जो चाहो वो करो, जो तुम्हारे मन में आए वो खाओ, जहां तुम्हारा मन करे तुम घूमो। और मैं नैनीताल घूमने चला आया। यहां आकर जिस दिन मैंने आपको देखा तो मेरे जीने की इच्छा और प्रबल हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी दीदी मुझे दोबारा मिल गई हो। आपका रंग, रूप, कद, काठी, हेयर स्टाइल, यानी कि कपड़ों का पहनने का तौर तरीका और आपके चलने का अंदाज बिल्कुल मेरी दीदी की तरह है। लगता ही नहीं है कि तुम मेरी दीदी नहीं हो। तभी मैं आपको देखने लगा। कभी कभी मन होता कि भागकर आपसे लिपट जाऊं और अपने लिए कुछ दिन और जीने की वजह ढूंढ लूं। लेकिन मैं ये सब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वापस अपने शहर जा रहा हूं। दोस्तों, अदिति ने उस पत्र को पढ़ा और सिसक कर रोने लगी। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। वो मन ही मन कहने लगी कि मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई, मैं कैसे उसके मनोभाव को नहीं पढ़ पाई, उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाई। और उसका मन दुखी हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, अदिति ने मन ही मन कहा कि तुम बेवकूफ थे, बुज़दिल थे, कायर थे, जो इतनी सी बात कहने की हिम्मत नहीं रख सकते थे। तुम ऐसा करते भी कैसे, हिम्मत जुटाते भी कैसे? तुम्हें तो अपनी दीदी को रुलाना था। देख लो, तुम्हारी दीदी रो रही है, चार चार रो रही है। काश तुम मुझे मिल पाते और मैं तुम्हें सीने से लगा पाती, तुम्हारी उम्मीद पर खरी उतर पाती और कुछ दिन के लिए तुम्हें वो सारी खुशियां दे पाती जिसको तुम चाहते थे, जिसके तुम हकदार थे। समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। तुमने अपना इस पत्र में ना नाम दिया है, ना पता दिया है, ना नंबर दिया है। मैं तुम्हें ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम जहां भी हो अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कभी लाइफ में मिली तो तुम्हारी दीदी जरूर बनूंगी। दोस्तों, इस तरह की कहानी हमारे जीवन के आसपास न जाने कितनी बिखरी पड़ी है, मगर हम इन कहानियों को समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम बाद में पछताते हैं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी हार्ट टचेबल कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9897133577। हम आपकी कहानी को अपने इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। और अगर
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी को लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्ते।